आपको दिखेगा। तो जिस टाइप के आप डीलर हैं वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। आपको यहाँ पर स्टेट लेना है, आप रेगुलर कंपोजिशन है वो लेना है, देन आपको यहाँ पर जीएसटी का नंबर डालना है। एप्लीकेबल तो आपका जिस तारीख से है, लेकिन अगर आपका पुराना नंबर है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 2018 रहेगा। रिटर्न आपका कौन सा है, मंथली या क्वार्टरली। तो मंथली और क्वार्टरली का क्या है, जैसे कि मैं आपको रूल भी मैं आपको बताता चलूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना कर हो, इसलिए मैं छोटी छोटी बात को भी मैं यहाँ पर जो कि जीएसटी का जो लॉ कहता है वो मैं इसे फुलफिल में करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी बात जीएसटी से रिलेटेड वो छूट नहीं जाए, जिससे कि आपको काम करने में दिक्कतें हों। देखिए, मैं पूरे वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैली भले ही आप बहुत अच्छा आप जानते होंगे, आप टैली को ऑपरेट भी बहुत अच्छा आप कर लेते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट आप बन गए। क्योंकि टैली को अगर कॉन्फ़िगर कर दिया जाए तो कोई भी अनट्रेन आदमी को भी अगर थोड़ा सा अगर उसे ट्रेन कर दिया जाए तो वो जीएसटी का काम कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, टैली को हैंडल करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये होता है, आपके बहुत सारे कमेंट ऐसे भी मिलते हैं कि मैं कहीं पर फुल टाइम में जॉब कर रहा हूँ, मुझे सैलरी जो बहुत कम मिल रही है, लेकिन उसी फर्म में जब कोई हमारा सीनियर अकाउंटेंट आता है, महीने में 2 या 3 या 4 बार आता है और हमसे भी वो ज़्यादा पगार लेकर के जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, ज़्यादा काम तो आप कर रहे हो, वो काम थोड़ा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कि वो हमसे ज़्यादा जानता है, उसे किस तरीके से जीएसटी को एडजस्ट करना है, रिटर्न कैसे फाइल करना है, वो लॉ को वो ज़्यादा जान रहा है, तभी तो उसकी सैलरी ज़्यादा है ना। तो मैं इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि जिससे कि आपको काम करने में दिक्कतें ना आए। ओके, देखिए, मंथली एंड क्वार्टरली। मंथली का मतलब कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो फिर आपको क्वार्टरली लेना है, और अगर 1.5 करोड़ से अगर ऊपर है तो फिर आपको मंथली लेना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्वार्टरली। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि क्या आप टैली से ई वे बिल बना सकते हैं। तो अगर बनाना चाहते हैं तो यस, लेकिन ये कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है। बहुत सारे के दिमाग में ये बात एकदम ये डली रहती है कि हमको सारा काम टैली से करना है, जबकि कंपनी के एम्प्लॉयर को सिर्फ काम से मतलब होता है। ये नहीं कहता हमें कि हमें सारा काम टैली से ही चाहिए, उसे काम करने से होता है। ओके, इस पर भी मैं कभी इस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो कभी मैं बताऊँगा कि हमें किस तरीके से हमें अकाउंट्स का काम करना। आज तो मैंने जीएसटी का मैंने यहाँ पर मैटर लिया है, फिर मैं कभी इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स का सारा काम हमें कंपनी लेवल में कैसे करना है। तो वही मैं आपको बता रहा था, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारा काम आप टैली से ही करें। आप जीएसटी के पोर्टल पर भी जा करके आप वहाँ पर ऑनलाइन आप ई वे बिल बना सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम टैली से ही हो, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यस करें, नहीं है तो फिर आप नो कर दें। चलिए, उसके आगे यहाँ पर आपका इनवॉइस वैल्यू पूछेगा। यहाँ पर जो थ्रेश होल्ड है, लिमिट है, यानी 50,000 का है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। क्या आप अपने ही राज्य के लिए ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो यस, तो वहाँ पर आपको यस कर दे, नहीं बनाना है तो नो। ये ऑप्शन आपका हो गया टोटल ई वे बिल के लिए। अगर नो कर देंगे तो फिर इस पर झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यस या नो करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको आगे भी कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर रिवर्स चार्ज को यस किया हुआ था, चलिए मैं फ़िलहाल इसको मैं नो कर देता हूँ। ओके, चलिए हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इंटर मार के जो कि आपके कंपनी का पैन नंबर है वो यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है। अब क्या हुआ,
बिल्कुल ही प्रॉपर वे में जीएसटी टैली में कॉन्फ़िगर हो चुका है। जब जीएसटी का जब आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब हमें क्या करना है कि जीएसटी से संबंधित जितने भी जो आपके लेजर हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हों या फिर इन्वेंट्री को, तो आपको टैली के हिसाब से उसका लेजर भी आपको बना लेना है। तो देखिए, लेजर आदमी दो तरीके से बनाता है कंपनी में। एक तो होता है कॉमन जीएसटी लेजर, यानी कि आपको इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी आप बना लीजिए। उसके बाद आप स्टॉक का लेजर बना लीजिए। उसके बाद परचेज एंड सेल के लिए आप कॉमन जीएसटी लेजर बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी में इसी तरीके से काम किया जाता है। ओके, और मैंने भी उसी कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी फर्म में क्या होता है, रेट के हिसाब से भी लेजर बनाया जाता है, यानी कि जिस आइटम का जितना रेट है उसी के हिसाब से परचेज भी लेजर बनाया जाता है। तो ऐसे भी काम होता है। तो आप जैसा चाहें आप जीएसटी का आप लेजर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए अकाउंट्स इन्फो देन लेजर मैंने तो ऑलरेडी बना के रखा है। तो मैं ऑल्टर करके मैं एक आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एस जीएसटी का लेजर बनाया। ओके, एस जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी, यहाँ पर आपको क्या लेना है, स्टेट। ओके, जब आप सी जीएसटी बनाएंगे तो यहाँ पर सी जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, ये सेंट्रल आपको लेना पड़ेगा। जब आई जीएसटी बनाएंगे तो आपको इंटीग्रेटेड टैक्स आपको लेना होगा। तो आपका ये 3 कॉमन लेजर बन गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, परचेस का कॉमन आपको जीएसटी लेजर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने परचेस के लिए परचेस का यहाँ पर ले लिया। इसी तरीके जब सेल करेंगे तो यहाँ पर आप सेल का ग्रुप ले लेंगे, इन्वेंट्री यस रहेगा। यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। अब यहाँ पर देखिए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में हैं, ओके, अगर माल का व्यापार करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर यस करके अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि कि जो आप जो माल जो परचेज एंड सेल करोगे, जब आप स्टॉक आइटम को बनाओगे तो सारा डिटेल्स एचएसएन कोड प्लस उसका जो भी रेट है वो आप स्टॉक आइटम में डालोगे। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन मैंने सारे चीज़ को मैंने इस वीडियो में मैंने कवर किया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसलिए आप वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड आप ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका गुड्स ले लेना है, ये आपका तो काम हो गया। तो इस तरीके से आपको लेजर बना लेना है। बात रही स्टॉक आइटम की, इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम। ओके, अब देखिए ऑल्टर मैं कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा। मिसाल के तौर पर MI3S प्राइम। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने स्टॉक आइटम का मैंने नाम यहाँ पर ले लिया। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए जब अंडर जब आते हैं तो मैंने ग्रुप में मैंने कुछ बनाया नहीं है। ओके, अगर आप चाहें तो आप एचएसएन कोड वाइज आप ग्रुप भी बना सकते हैं। तो क्या होगा, एचएसएन कोड जब ग्रुप जब बनाओगे तो जितना भी उस एचएसएन कोड प्लस रेट से संबंधित स्टॉक आइटम होगा ये सब उसी के अंदर चला जाएगा। तो आप ऐसे भी आप ग्रुप बना सकते हो। तो मैंने इसे फॉर द टाइम बिंग प्राइमरी में रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको यूनिट लेना है जीएसटी एप्लीकेबल। तो हाँ, अब इसको देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसे यस कर देना है। ओके, जैसे ही आप यस करोगे तो ये स्टॉक आइटम का डिटेल्स यहाँ पर आपका खुल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एचएसएन कोड आपको लेना है जो कि मैंडेटरी है। ओके, यहाँ पर इस नॉन जीएसटी गुड्स ये बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, क्योंकि जब टैक्स लग रहा तो ये नॉन जीएसटी गुड्स हो ही नहीं सकता। आप जब यहाँ पढ़ेंगे ऑन वैल्यू प्लस यहाँ पर जो टैक्सीबिलिटी जो रहेगा वो यहाँ पर 3 ऑप्शन वो आपसे यहाँ पर पूछता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, टैक्सेबल। यहाँ पर एक पूछता है नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड। तो जिस तरह का आपका माल रहेगा आपको वैसे ही ले लेना है। रिवर्स चार्ज इससे रिलेटेड नहीं है तो ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। फिर आपको यहाँ पर सीधा IGST में आकर रेट डालना। ये तो वह स्टॉक आइटम में। ओके, तो स्टॉक आइटम अब इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट तरीके से अगर जाना है तो मैंने बोला ना, आप ग्रुप बना लो एचएसएन कोड का और ग्रुप में ही सारा डिटेल्स रेट एचएसएन कोड आप डाल दो। तो फिर आपको हर स्टॉक आइटम में भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब ग्रुप जब वैसा बनाओगे तो टैली क्या करेगा, ग्रुप में जो आपने एचएसएन कोड प्लस जो आपने रेट डाला है वो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा। बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो मैंने इस तरीको मैंने यहाँ पर आपको बताया है, चाहें तो आप ग्रुप बना करके भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो मेरा काम हो गया। अब ये देखिए, अब आपको देखिए पार्टी के लेजर आपको बनाना होता है। ओके, चाहे डेटर हो चाहे आपका क्रेडिटर हो, उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है या फिर कंपोजिशन है। आप जिससे भी माल खरीदें या जिसको भी माल बेचे, ये आपको डिटेल्स आपको सही आपको सेलेक्ट आपको करना है। अब हम लोग आ जाते हैं एंट्री में। मैं सारे
सारे टाइप का मैं एंट्री में अभी आपके सामने मैं करने वाला हूँ। परचेज हो, सेल हो, एक्सपोर्ट हो, रिवर्स चार्ज हो या एक्सपेंस हो, सारे एंट्री में करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग चले जाते हैं अकाउंटिंग वॉचर में, F9। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर मैंने शॉर्टकट मैंने एक वॉचर मैंने बना के रखा है। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें बार बार अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें बार बार SGST, GST, IGST हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल कि ऑटोमेटिक तरीके से ये हमारा काम करता है। ओके, मैंने सेल में भी इसी तरीके से बना के रखा है। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो सिंपली आपको मैनुअल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए ये नॉट एप्लीकेबल हम इसको कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए वो सारा कुछ हट गया। तो ये दो तरीका है, आप जिस तरीके से आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से मारूंगा F9, मैं यहाँ पर से ले लूँगा आपका ये ऑप्शन GST। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने इंटर मारा। अब देखिए मेरे सामने बिल पड़ा हुआ है, मैं बिल को देख करके मैं एंट्री में कर रहा हूँ। उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी किया है कि सामने वाला जो हमारा सप्लायर है वो हमसे इंश्योरेंस पे लेता है, फ्रेट चार्जेस पे लेता है, प्लस अगर लोकल होगा तो SGST, GST कैलकुलेट होगा, और अगर इंटर स्टेट होगा तो वो हमारा IGST कैलकुलेट होगा, वो भी ऑटोमेटिक। ओके, देखिए अभी कैसे होता है। तो जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, तारीख जो रहेगा वो आपको पुटअप कर देना है। मान के चलें कि मैं लोकल किसी से मैंने माल ख़रीदा, तो चलिए मेरा सप्लायर यहाँ पर लोकल हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं कोई भी एक आइटम मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ। जैसे MI3S प्राइम मैंने 10 पीस लिया। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया 7,999 रुपया। तो यहाँ पर देखिए उसने सारा कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। ये सारा कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। इंटर मार के हम लोग नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैनुअली जो एक फ्रेट चार्जेस है, अगर उसके बिल में फ्रेट चार्जेस अगर दिया हुआ है तो हम वो मैनुअली यहाँ पर हम लोग इसे पुटअप कर देंगे। जैसे 100 रुपया, अभी जैसे ही आप 100 रुपया मारेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका जो टैक्स का जो फिगर है वो आपका चेंज हो जाएगा। ओके, देखिए जैसे मैंने इंटर मारा तो टैक्स आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक तरीके से ये काम कर रहा है। आखिर ये कैसे कर रहा है, तो इसको आपको करने के लिए आपको टैली में एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है। वो वॉचर टाइप में जा करके जो नेम ऑफ क्लास है उसमें जाके इस टाइप का अगर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से आप परचेज एंड सेल का भी एंट्री आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा। ओके, देखिए मैं बिल्कुल ही जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक मैं सिस्टमेटिक तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा 1 2 3 करके। ओके, अगर आपको इस पूरा डिटेल में जानना है कि ये जो वॉचर टाइप है ये ऑटोमेटिक कैसे काम कर रहा है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो आप जाके वो डिस्क्रिप्शन वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर ई-वे बिल देखिए मेरा एक्टिवेटेड है। अब नहीं करना तो इसको नो कर दीजिए। ओके, तो ये देखिए हमारा एक एंट्री यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर चलिए, अब हमने दूसरे पार्टी से हम लोगों ने माल परचेस किया। ओके, अब जैसे कि अगर ये तरीका अगर आपको नहीं आता तो फिर आप मैनुअल भी एंट्री पास कर सकते हो। F9 मैंने मारा, अब हम मैनुअल में आ जाते हैं। ठीक है, वही काम करेगा। देखिए अब यहाँ पार्टी हम लोग ले लेते हैं, जैसे सप्लायर मेरा दिल्ली का है। ओके, अब यहाँ पर हमने कॉमन GST लेजर बना के रखा है। यहाँ पर मैंने वही आइटम ले लिया, मान के चले मैंने इससे भी 10 पीस लिया, ये 6,999 करके हमें ये पड़ा। ओके, अब अगर उसके बिल में फ्रेट चार्जेस है तो भी हम इससे ले लेंगे फ्रेट चार्जेस। मैंने भर दिया कि 500 रुपये उसने फ्रेट चार्जेस लिया है। अब यहाँ पर वो हमसे IGST ले रहा है, प्लस हमें जो राउंड करना है तो यहाँ पर हम राउंड ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 पैसा का है तो हमें इससे 0.20 पैसा हमें ऐड करना है। ओके, तो आप ये मैनुअली भी आप आसानी से आप कर सकते हैं। ई-वे बिल नो किया और यहाँ पर हमने इसे सेव कर लिया। तो आप ये मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ये तो बात रही परचेस की एंट्री। ओके, देख चलिए अब जैसे परचेस का हमने एंट्री मारा, अब साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इसका इफेक्ट हमारा रिटर्न पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो आपको चले जाना है डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST और GSTR2, क्योंकि हम जब माल परचेस करते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ना चाहिए, GSTR2 पे। तो यहाँ पे देखिए उसका इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। जैसे आप इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों पार्टी का यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा। चलिए ये तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ओके, जब
अकाउंटिंग वाउचर में जब हम लोग आते हैं, हम लोग चले जाते हैं सेल में, A8 हमने मारा तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बिल्कुल ही शॉर्टकट मैंने यहाँ पर एक वाउचर मैंने बना के रखा है। तो चलिए हम लोग उसी में जाते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, एंट्री भी करना है प्लस जो आपका जो इससे इनवॉइस बनेगा वो भी आपको इसे जनरेट करना है। ओके, तो यानी ऑल इन वन का आपका काम टैली से हो जाएगा। तो कैसे होगा, चलिए अब मैं एक किसी पार्टी का मैं ले लेता हूँ। जैसे मान के चलें कि हमारा कोई कस्टमर लोकल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास यही आइटम है MI3S प्राइम। ओके, मैंने एक पीस मैंने यहाँ पर लिया, रेट मैंने डाल दिया 11,999 रुपया। ओके, तब यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिक यह हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। मैं भी फ्रेट चार्जेस लेता हूँ 250 रुपया, तो देखिए यहाँ पर वो ऑटोमेटिक GST का कैलकुलेशन हो गया है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट वो है कि हम सारे लागत को जोड़ करके उस पर हम लोग GST चार्ज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगर मैंने यहाँ पर कर रखा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे यहाँ पर आपको प्रिंटिंग का पूछ रहा है। ओके, चलिए हम लोग इसको ओके करते हैं, Alt Z मार के इसको बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इनवॉइस भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो ये आपको वन टाइम का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना था, बस ये जैसे प्रिंट में आप आए थे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा F12। ओके, आपको यहाँ पर इसे प्रेस करना है। एक बार आपको यहाँ पर यानी कि सेल्स इनवॉइस में आपको कौन से कॉलम चाहिए, कौन से कॉलम नहीं चाहिए, बस आपको यहाँ पर पढ़ते जाना है, यस नो आपको करते जाना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये क्या होगा, जो भी आपका जो फॉर्मेट है वो आपका तैयार हो जाएगा। चलिए इसको अब करने के बाद अब मैं फटाफट कई टाइप का मैं एंट्री में ले लेता हूँ। चलिए अब जैसे कि मैंने ये पहला मैंने एंट्री मैंने डाला, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST और GSTR 3B। आप देखेंगे GSTR 3B में हमारा एक इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। जब आपको ऐसा जब आपको दिखे तो आपको क्या करना है, इसे जो GSTR 3B का जो रिटर्न मोड है वो आपको इसमें ले आना। तो यहाँ पर प्रेस करना F12, तो यहाँ पर आपको मिलेगा शो टैक्स इन सेपरेट कॉलम्स, आपको इसे यस कर देना है। देखिए यस, जैसे आप इसको यस करेंगे GST के पोर्टल पे GSTR 3B का जो कॉलम बना रहता है वो हमें वैसा दिखने लगता है। ओके, चलिए जब इतना काम जब हम लोग कर लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी इसका हम लोग एंट्री लेते हैं। अब हम लोग बाहर किसी को हम लोग माल बेचते हैं। चलिए जैसे कि हमने किसी को बाहर हमने माल बेचा, कस्टमर हमारा ये बाहर का है, जैसे कस्टमर हमारा कहाँ का, कर्नाटका का है। ओके, ये भी आपको फिलअप करना आपका मैंडेटरी हो जाता है। जब आपका माल बाहर जाता है और किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाता है तो उसमें ई-वे बिल भी आपका ज़रूरी हो जाता है, अगर वो ट्रांजैक्शन 50,000 या उससे ऊपर है। तो यहाँ पर डिलीवरी नोट नंबर देना है, तो किसका देना है, तो यहाँ पर जैसे आपने माल जो डिस्पैच किया उसका चालान नंबर, वो डेट, प्लस यहाँ पर आपको देना है डिस्पैच डॉक नंबर। ये कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, ये वाला आपको देना ज़रूरी है। ओके, अगर है तो फिर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डिस्पैच थ्रू, यानी कि जो माल जो जा रहा है ये किसके द्वारा जा रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्टर आपका बाहर का है तो फिर उसका नाम यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया कि स्पाइडरमैन के थ्रू ये हमारा माल जा रहा है। डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है, जैसे कर्नाटका का है तो कहाँ जा रहा है, कौन से सिटी में जा रहा है, तो आपने लिख दिया कि भाई बेंगलोर जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन में पूछ रहा है बिल ऑफ लैडिंग, है ना, या LRRR नंबर, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको कुरियर वाला देगा। कौन, यही स्पाइडरमैन वाला। जब उसको कहोगे कि हमारा माल हमारा निकल रहा है तो एक नंबर मुझे इश्यू करो, वो नंबर आपको यहाँ पर दे देगा। तो आपको क्या करना है, वो नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। एज्यूम कर लेता हूँ 786 नंबर दिया, और वो डेट कब का दिया कि आपका 2 अप्रैल को ही माल निकल रहा है। चलिए मोटर व्हीकल नंबर, ऐसे भी आपको ये सब फिलअप नहीं करना है, बिल्कुल मैंडेटरी भी नहीं है, आपको फिलअप करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, इतना काम कर लेने के बाद ये ऑर्डर डिटेल्स है। अगर सामने वाले पार्टी ने कभी आपको अगर रिटर्न में अगर ऑर्डर दिया होगा तो उसका ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। इतना काम करने के बाद इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर चलिए वही माल हमारा है MI3S, मान के चलें कि हमने 5 पीस दिया है। ओके, तो अमाउंट भी वही है। आप देखिए यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब फ्रेट चार्जेस हमें जोड़ना है। मान के चलें कि स्पाइडरमैन ने हमसे 1000 रुपया चार्ज किया। ओके, तो हमने यहाँ पर वो पुटअप कर दिया। अब यहाँ पर हमें टैली से ई-वे बिल बनाना है नहीं, तो चलिए हम इसे नो कर देंगे। ओके,
तो आप ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल पर जाके बिल्कुल आसानी से आप ई वे बिल भी बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट में अगर आप लिखेंगे कि आप लोग अगर ई वे बिल बनाना अगर सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए यहाँ पर आप ओके करें। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए आपका बिल यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ओके, चलिए ये तो हमारा हो गया कि हमने कोई अनरजिस्टर्ड ले लिया, आपका लोकल ले लिया। देखिए मेरा ये अनरजिस्टर्ड है और ये क्या है, लोकल है। चलिए इसको हम लोगों ने ले लिया। लेने के बाद हम इसे माल सेल कर रहे हैं, वही MI3S एक क्वांटिटी है। अमाउंट चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। हमने इसे 14,000 रुपया लिया। ओके, तो ये यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक उसने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। फ्रेट चार्जेस हमें कुछ लेना नहीं है, तो 15,719 रुपया हो गया। चलिए अब इसके बाद हम एक और यहाँ पर ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमारा अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो इंटर स्टेट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने ये MI3 प्राइम लिया, अब हम यहाँ 5 पीस ले लेते हैं। ओके, वही मान के चलें कि 14,000 रुपये हम लोगों ने उससे लिया। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 78,000 का आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मान के चलेंगे ये जो हमने माल जो सप्लाई किया है हम उससे फ्रेट चार्जेस भी ले रहे हैं। ओके, तो चलिए मान के चलें कि 1400 रुपया हमने उससे फ्रेट चार्जेस हमने ले लिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका कैलकुलेशन हो गया है। अब देखिए ये जब इतने टाइप का हमने जो एंट्री हम लोगों ने किया, एंट्री तो बिल्कुल आसान है, एंट्री करने में कोई दिक्कतें नहीं हैं। अब हम लोग चले आते हैं कि इसका इफेक्ट GSTR 3B 1 और 2A पे कैसा पड़ रहा है। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देन GST। पहले हम लोग चलते हैं GSTR 3B में। देखिए तो सारे का सारा इफेक्ट आपका यहाँ पर GSTR 3B पे पड़ चुका है। अगर इतने ही टाइप का अगर आपका ट्रांजैक्शन होता है तो फिर आपका 3B का रिटर्न आपका बिल्कुल तैयार है। आप ऑफलाइन यूटिलिटी से आप डायरेक्ट ही GST के पोर्टल पे जा करके आप इसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा सारा प्रोसेस आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कुछ कॉलम यहाँ पर अभी खाली है क्योंकि आपके उस टाइप के ट्रांजैक्शन यहाँ पर है ही नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर किस कॉलम में कौन सा डाटा आपका फिलअप होने वाला है, अगर ये आपको पूरा डिटेल में अगर जानना है तो मैंने इसके लिए जो कि ऑनलाइन GSTR 3B का एक वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड मैंने कर रखा है। मैंने सारे चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है कि कौन से कॉलम में आपको कौन सा आइटम का ट्रांजैक्शन का आपको वो फिगर आपको पुटअप करना है। अगर और भी ज़्यादा आप जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो एक बार वो हमारा आप वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। मैं उसका लिंक अपने वीडियो में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा। तो चलिए ये तो हमारा GSTR 3B बिल्कुल अभी तैयार है फिलहाल अभी। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं GSTR1। देखिए GSTR1 बोले तो ये आपका होता है सेल के लिए होता है। ओके, तो अभी हमने जितने भी टाइप के जो सेल के एंट्री मारे हैं वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, जैसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, यहाँ पर लोकल भी है प्लस इंटर स्टेट भी है, वो दोनों हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। प्लस यहाँ पर देंगे बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि अनरजिस्टर्ड। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लोकल भी प्लस हमने इंटर स्टेट भी दो माल हमने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया है, तो वो हमारा कहाँ चला गया, B2C स्मॉल में। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या है, B2C लार्ज। अब इसमें किस टाइप के आपके ट्रांजैक्शन आएंगे, आप टैली पे तो काम कर रहे हैं लेकिन आपको खुद नहीं मालूम है कि इसमें किस टाइप के ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, जब यहाँ पर एक कोई आइटम जब आपका ट्रांजैक्शन में जब आ जाएगा तब आपको पता चलेगा अच्छा तो इस टाइप का ट्रांजैक्शन यहाँ पर B2C लार्ज में दिखता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस टाइप का आपका ट्रांजैक्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा। जब आप कोई इंटर स्टेट आप माल सेल करते हो वो भी अनरजिस्टर्ड जिसका कि वैल्यू 2,50,000 या उससे ज़्यादा है, तभी उसका इफेक्ट आपका B2C लार्ज में दिखेगा। ओके, इसके साथ ही साथ आपके कौन से बॉक्स में कौन सा आपका ट्रांजैक्शन आएगा इसे भी आपका रिटर्न फाइल करना है। ओके, ये आपका जो तैयार हो रहा है GSTR1 ये आपका रिटर्न आपका तैयार हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि काम के साथ साथ हमें जानकारी भी ज़्यादा हो। जब आपकी जानकारी ज़्यादा होगी तभी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। ओके, तो मैंने इसके लिए भी कंप्लीट मैंने एक GSTR1 का ऑनलाइन मैंने वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि किस बॉक्स में किस टैब का आपको डाटा फिलअप करना है और क्यों भरना है। मैंने एक मैंने पॉइंट को मैंने उसमें क्लियर मैंने किया है। तो
तो उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा। आप इस वीडियो को भी पूरा डिटेल में देखिए तो क्या होगा, आपके ज्ञान में इजाफा हो जाएगा। जी चलिए, अभी हमारा मिस मैच में भी कुछ नहीं दिख रहा है। इसका हमारा GSTR जो कि 1 है वो भी हमारा बिल्कुल सही जनरेट हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं GSTR2। GSTR2 का माने क्या होता है कि जो भी हम माल जो परचेज करते हैं उसका इफेक्ट हमारा GSTR2 में दिखता है, और ये इसका रिटर्न हमें अपलोड नहीं करना होता। रिटर्न जो अपलोड होता है वो 3B और GSTR1 का होता है। ओके, GSTR2A का कोई रिटर्न अपलोड नहीं होता। हमें क्या करना होता है कि इससे हमें मिलान करना होता है GST के पोर्टल पे कि भाई हमने जिससे माल ख़रीदा है, ये जो दो अभी हमारा जो यहाँ पर जो बिल दिख रहा है वो GST के पोर्टल पे 2 में A में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इससे हमें रिटर्न फाइल करना नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, अपने बुक से और GST के पोर्टल पे जो 2A है उससे रिकन्सिलेशन करना पड़ता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ और भी ज़्यादा इसमें हम लोग यहाँ पर उसका एंट्री लेते हैं, जैसे ख़ास तौर से डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बहुत सारे हमारे दोस्तों को इसमें भी दिक्कतें आते हैं कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का एंट्री हमें किस तरीके से पास करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। उसके बाद हम लोग चले आते हैं पहले क्रेडिट नोट में। ओके, अब देखिए, अब जैसे कि आप क्रेडिट नोट में आएंगे, आपने किसी को माल बेचा, अगर वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसने आपको माल आपने वापस किया। ओके, जब उसने माल वापस किया, अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो वो आपको कौन सा नोट बना के देगा, डेबिट नोट। ठीक है, वही डेबिट नोट को देख के आपको क्या करना है, आपको अपने क्रेडिट नोट में आपको एंट्री मारना है। क्योंकि आप इसका एंट्री ले रहे हो तो आपको डेबिट नोट में इसका एंट्री नहीं लेना, तो आपको क्रेडिट नोट में इसका एंट्री लेना है। अब आपको देखें यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपसे पहले पूछ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको पुटअप करना बिल्कुल ही जरूरी है। और देखिए, इनवॉइस नंबर भी आप उसी फॉर्मेट में डालें जो कि आपका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था। ऐसा नहीं कि उसका आपका जो भी फॉर्मेट था अब यहाँ खाली 1 डाल देंगे तो क्या होगा कि GST के पोर्टल पे ये ऑटोमेटिक वहाँ पर वो इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप टैली से ही अगर आप रिटर्न डालते हो तो उसका इफेक्ट भी तो आपका GSTR1 के पोर्टल पर पड़ना चाहिए ना। इसलिए आपको ये सब छोटे छोटे बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, TA01 18 से 19 जो डेट रहेगा वो पुटअप कर देना। पार्टी कौन था, हमारा कस्टमर लोकल था। ओके, अब यहाँ पर टिल GST आपको ले लेना है। यहाँ पर फिर आपको क्या ले लेना है, MI 3S प्राइम। मान के चलिए 1 पीस आ रहा है, 14,000 से ही वो आपका माल वापस आ रहा, तो यहाँ पर आपको लेना था SGST और यहाँ पर लेना था आपको CGST। ओके, चलिए ये बिल नो किया हमने, इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3B पे और 1 पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब 3B पे हम लोग आते हैं तो हमें कहाँ चले जाना है, ये पहले वाले ऑप्शन में, क्योंकि सारा हमारा सेल का फिगर आपका यहीं पर है। तब यहाँ पर देखें वो यहाँ पर लेस हो चुका, यानी जो हमने माल बेचा था, जितना हमने टैक्स रिकवर किया तो उससे हमारा 840 यहाँ लेस होकर हमें यहाँ बता रहा है। इसका माने कि एंट्री मेरा बिल्कुल सही आया है। इसी तरीके से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, GSTR1 में। देखिए, जैसे GSTR1 में आप जाते हैं तो यहाँ भी हमारा क्रेडिट या डेबिट नोट रजिस्टर्ड, यानी कि यहाँ पे 14,000 का इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। ओके, अगर रजिस्टर्ड है तो इसका इफेक्ट यहाँ गिरेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा उसके नीचे वाले में। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, अब इसी तरीके से हम लोग एक डेबिट नोट का एंट्री हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, जो भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है जिस फॉर्मेट में था वो हमें वही पुटअप करना है। चलिए, अब यहाँ पर पार्टी था हमारा सप्लायर लोकल, ये हमें यहाँ पे ले लेना है। परचेज़ यहाँ पे ले लेना है। फिर देन यहाँ पर हमें क्या लेना था, चलिए वो आइटम हम लोग ले लेते हैं, एक ही पीस है। चलिए इतना ही मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा SGST और CGST। ओके, यहाँ पे इसे हम लोग राउंड हम लोग कर देते हैं 0.12। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। अब ये हम लोगों ने जो एंट्री लिया है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं GSTR 3B पे। Alt F1, तो इसका इफेक्ट कहाँ गिरा होगा, ऑल अदर ITC में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारा लेस हो जाए, यानी कि हमने जो माल ख़रीदा हमने माल वापस कर दिया, तो क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कम हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी हमारा इसका बिल्कुल ही सही गिर रहा है। अब देखिए, जब आप GSTR1 में जाएंगे तो क्या GSTR1 पे इसका कोई इफेक्ट दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने परचेज से रिलेटेड आपने माल वापस किया ना। और GSTR1 का माने क्या होता है, ओनली फॉर सेल।
ओके चलिए, वो उसका इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा, जीएसटीआर 2 में दिखेगा। देखिए जैसे आप ऑल्ट F1 मारेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ओके तो चलिए ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। जैसे हम लोग कुरियर का बिल हमारे पास आता है तो उसके अगेंस्ट में भी हमें जीएसटी वगैरह पे करना होता है, तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं परचेज में। तो देखिए आप जैसे F9 मारेंगे तो आपका यहाँ पर एक ऑटोमेटिक का भी वॉचर बना हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक में ना जा करके आपको नॉर्मल वाले में जाना है। तो चलिए मैंने करते हैं नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर जो भी आपके कुरियर की कंपनी का जो बिल नंबर है वो आपको बिल नंबर यहाँ पर डाल देना है प्लस डेट। अब यहाँ पर जो कुरियर कंपनी का नाम है वो है DHL। ओके तो चलिए यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग इनवॉइस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके चलिए तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब हमें यहाँ पर लेना है कुरियर एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बता दूंगा कुरियर एक्सपेंसेस का आपको लेजर किस तरीके से बनाना है। Alt C यहाँ पर जब आप मारेंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है कुरियर चार्जेस, इसका ग्रुप कर देना आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यस। अब यहाँ पर देखिए जो भी उसका HSN कोड रहेगा वो बिल पर आपको देख करके यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है। जब आप यहाँ पर जब आएंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, यानी कि यहाँ पर से आपको किसी भी को भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इससे क्या होगा कि अगर ये कुरियर चार्जेस अगर लोकल के लिए है तो वो ऑटोमेटिक आपका वो रीड कर लेगा, और अगर इंटर स्टेट के लिए है तो भी वो रीड कर लेगा, यानी ऑटोमेटिक आपके जीएसटी का कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। चलिए यहाँ पर आपको क्या लेना है, टैक्सेबल रिवर्स चार्ज इस पर लागू नहीं है क्योंकि कुरियर वाला वो हमसे जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो भी 18% का वो चार्ज कर रहा है। ओके तो चलिए हमने 18% इस पर ले लिया। यहाँ पर आपको ले लेना है सर्विस। ओके अब जैसे कि मान के चलें कि उसने हमसे 10,000 रुपये का सर्विस चार्ज किया। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लेना, परचेज टैक्सेबल उसने ऑटोमेटिक ले लिया है, SGST और देन CGST। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ गया। तो इसका माने इसका भी इफेक्ट हमारा कहाँ गिर जाएगा, GSTR 3B पे और GSTR 2A पे। अब इसके अलावा हमारा क्या एंट्री हो सकता है जो कि आप अपने कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड करते हैं। ख़ास तौर से हम लोग बात कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के बारे में। देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म को जानने के लिए आपको 2 सेक्शन को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एक तो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और एक है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ये दोनों सेक्शन आपको डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसे काम करने के लिए टैली में बहुत ईजी है, आप आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये 2 सेक्शन के बारे में आपको डिटेल में ज़रूर जानना चाहिए। ओके तो मैंने इसके लिए भी मैंने पूरा एक RCM से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखा है, और भी अधिक जानकारी के लिए आप वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस सारे वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लस वो आपको हमारे आई बटन में भी दिख जाएगा। तो चलिए देखिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि RCM है क्या। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि अगर आप कोई भी माल या सर्विस अनरजिस्टर्ड से अगर बाई करते हैं तो उसके बिहाफ में, यानी कि हम जो खरीद रहे हैं हमें ही अपने पॉकेट से उसका टैक्स पे करना होता है, और उसका बाद में हम इसका ITC भी हम ले सकते हैं। उसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि सेक्शन 9(3) अलग कहता है और सेक्शन 9(4) अलग कहता है। तो चलिए हम लोग रिवर्स चार्ज के लिए भी हम लोग कुछ एंट्री यहाँ पर डाल लेते हैं ताकि वो हमारा बिल्कुल ही GST का जो कि हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। अब एज्यूम कर लेते हैं कि GTA से हम कोई सर्विस ले रहे हैं और वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि GTA का मामला ऐसा होता है कि जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में आता है उसका कोई लिमिट नहीं है। ओके 5,000 का लिमिट उसमें नहीं है। अगर आपने एक सर्विस लिया, अगर वो 750 या 1500 से ज़्यादा अगर उसका बिल का वैल्यू है तो फिर आप ही को उसका टैक्स जमा करना होता है। तो चलिए अब आपको हमें क्या करना है, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हमें उसकी एंट्री डालनी है, तो हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन भी उसी टाइप से करना पड़ेगा। जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पे जो कि GTA है वो कोई भी हो सकता है, वो अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट हो सकता है, रजिस्टर्ड लोकल हो सकता है, अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट हो सकता है, फिर आपका अनरजिस्टर्ड लोकल हो सकता है। चलिए GTA रजिस्टर्ड है और वो लोकल है, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसके लिए हम लोग एक अलग से सेपरेट एक लेजर हम लोग बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ओके इसका आपको ग्रुप कर देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके एप्लीकेबल यहाँ पर जब अंदर अब जाएंगे जो भी इसका HSN कोड है वो आपको यहाँ पुटअप कर देना है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा ये लोकल प्लस इंटर स्टेट ये दोनों को वो रीड वो कर लेगा। अब यहाँ पर आपको लेना है टैक्सेबल, और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो यस आपको यहाँ पर रिवर्स चार्ज को एप्लीकेबल कर देना है। और जानते हैं कि अंडर RCM 5% का आपको वो टैक्स जमा करना होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको ले लेना है सर्विस, ये यहाँ पर हो गया। जूम कर लेते हैं कि 2000 का इसका यहाँ पर आया है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके तो ये आपसे कैसे पूछ रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर आकर आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स ऑफ GST। आपको ये क्या करना है, हमेशा यस रखना है। चलिए ये बात तो हो गई। अब जैसे आप जब इसे सेव करेंगे, जैसे टैक्स एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ये यानी कि इस पर रिवर्स चार्ज देखिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, यानी 50-50 रुपया आपको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग इसका पहले इफेक्ट देखते हैं, हमने जो जो एंट्री पास किया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR 3B। यहाँ पर अब क्या है, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, आपको यहाँ पर 2000 आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपको आउटपुट में दिख रहा है। ओके अब ये चलते हम लोग यहाँ पर एलिजिबल ITC में। जब हम लोग इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये दोनों जगह हमारा इसका इफेक्ट आ गया है। आपका आउटवर्ड सप्लाई में भी आ गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमने GTA से जो सर्विस लिया है, हमें ये यहाँ पर इसका ITC भी हमें मिल रहा है। ये तो बात हो गई रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हो जाता है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट में जब जाओगे तो बैलेंस शीट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के लिए वो आपको यहाँ पर इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपने उसका टैक्स आपने पे नहीं किया है। ओके अभी आप देखें यहाँ पर आपका SGST CGST आपको कितना दिख रहा है, 4570 रुपये आपको दिख रहा है ना, 4570 रुपये 62 पैसा दोनों का। तो इसमें जब आप जाओगे तो इसके अंतर्गत आपको कहीं पर भी GTA का अमाउंट नहीं दिखेगा। तो इसका भी आपको इफेक्ट बैलेंस शीट में लेना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST और GSTR 2 में हमें जाना है। ओके जब GSTR 2 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। ओके अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जाना है तो इंटर आप मारिए। जब यहाँ पर जो इंटर मारेंगे तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर जो लायबिलिटी है, बैलेंस लायबिलिटी वो आपको दिख रहा है। और यहाँ कह रहा कि आपको इससे आपको बुकिंग करनी है, प्लस आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स भी आपको दिखला रहा है। ओके अब आपको क्या करना है, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के लिए आपको 2 एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ेगी। कौन कौन सा आपको एंट्री लेनी है, मैंने पहले कहा कि मैंने इसके लिए पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा स्टार्ट एडजस्टमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर मानना है स्पेस, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके ये वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर से चूज करना है। ओके तो चलिए वो हमने यहाँ पर ले लिया। SGST लेना है, आपको रेट कितना था 2.5। ओके और आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 2000 रुपया था। चलिए अब इस पर जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाता है, 50 रुपया। इसी तरीके से हमको क्या लेना है, हमें लेना है CGST, तो वही रहेगा। ओके 50 रुपया। चलिए अब जिसको आपने डेबिट किया है अगेन आपको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। जैसे कि SGST वही सेम हो गया 50 रुपया, और यहाँ पर ले लेना है CGST 50 रुपया। ओके तब यहाँ पर देखेंगे जो हम पर जो लायबिलिटी थी वो यहाँ पर वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें क्या करना होता है, ये एंट्री मारने के बावजूद भी बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके तब आपको क्या करना है कि आपको जब तक पेमेंट आप नहीं करोगे तो बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके क्योंकि रिवर्स चार्ज का फंडा यही होता है कि जो भी आपका टैक्स जमा है, जिसे आप कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उससे उसका आपका एडजस्टमेंट नहीं होता। आपको अपने पॉकेट से ही चालान क्रिएट करने के बाद उसका आपको पेमेंट करना होता है। तो चलिए हम लोग उसको पेमेंट कर देते हैं। हम लोग आ जाते हैं F5 में। ओके F5 में आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्ट पेमेंट। ओके चलिए स्टार्ट पेमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर ले लिया आपने GST, जिस महीने के लिए आप जो कर रहे हैं वो महीना आपको यहाँ पर से ले लेना है, क्योंकि ये हमारा पायरेटेड वर्सन है। तो मैं यहाँ पर से लूँगा 1 अप्रैल से 2 अप्रैल। ओके
अब देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे? आपको यहाँ पर लेना है रिसिपेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी होती है? परचेजर की होती है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है ये दूसरा वाला ऑप्शन। अब वही रहेगा, SGST आपने 50 रुपये पे किया है और देन CGST आपने 50 रुपये का पे किया है। और सीधी सी बात है, आप GST के पोर्टल पर जाके ये पेमेंट करने वाले हो तो ऑब्वियसली है कि आप बैंक से ही पेमेंट करने वाले हो, तो मैंने यहाँ पर कैश लिया है, आपको यहाँ पर बैंक ले लेना है। ओके, चलिए ये तो हमारा सेव हो गया। अब देखें बैलेंस शीट में जब आप जा करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वो आपका फिगर बढ़ चुका है। ओके, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए ये आपका 50 रुपये से यहाँ बढ़ गया ना। ओके, तो चलिए ये तो हुआ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। तो इस तरीके से आपको पूरी एंट्री आपको ले लेनी है। तो अब हमारा इसमें क्या बच जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको किस तरीके से एंट्री आपको लेनी होती है। हम लोग आ जाते हैं सेल में। सेल में आने के बाद आपको ऑटोमेटिक में नहीं जाना है, आपको किस में चले जाना? मैनुअल में चले जाना। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका पार्टिकुलर्स है, तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा आइटम इनवॉइस। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या ले लेना है? आइटम इनवॉइस ले लेना है। चलिए हमने ले लिया। अब आइए पार्टी का नाम, जैसे कि हमारा कोई USA का पार्टी है, हमने इसको यहाँ पर एक लेजर हमने बना लिया है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमने ले लिया सेल GST। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन नेचर, ये आपका अब यहाँ पर काम आपको आएगा। अब आपको क्या करना है, आप स्पेस मारेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ नेचर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट्स LUT बॉन्ड, एक्सपोर्ट्स नील रेटेड और एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल। ये चारों में से किसी भी एक ऑप्शन के थ्रू आपका एक्सपोर्ट हो सकता है, आपका वो एग्जेम्प्टेड हो सकता है, या आपने LUT बॉन्ड वगैरह अगर इशू कराया है तो उसके थ्रू भी हो सकता है, या फिर वो नील रेटेड है, या फिर आपका टैक्सेबल है, यानी कि जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट विथ IGST, वो आपका टैक्सेबल में आता है। ओके, इस चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आपका हो सकता है। तो चलिए ये सब तो इजी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड। ओके, तो इसको आप जैसे आप इंटर मारेंगे तो इसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम। चलिए हमने नेम ऑफ आइटम ये ले लिया। ओके, अब जैसे एक पीस ले लिया, चलिए 14,000 ही था। अब इस पर हमें टैक्स तो लेना है नहीं, क्योंकि हमने LUT बॉन्ड हमने इशू हमने करा लिया है। चलिए अब इसे हम लोग नो कर देते हैं, देन इसे सेव कर लेते। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आया है। अब ये ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या बोलता है कि एक्सेप्ट अगर करते हैं, एक्सेप्ट विथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व लेटर, यानी कि इसमें कुछ अभी आपका कोई मैटर है जो कि बाद में आपको इसे रिजॉल्व भी करना है। तो फिलहाल के हमें क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, तो चलिए अब देखें जब इसका एंट्री का जब इफ़ेक्ट हम देखते हैं तो वो आपको वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर हम कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें 0 रेटेड में दिखना चाहिए, वो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे वो हमारा मिसमैच में दिख रहा है। ओके, तो मिसमैच का माने कि वो हमारा जो LUT बॉन्ड के थ्रू जो हमने किया है वो हमारा मिसमैच में चला गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना, वो तभी कह रहा था ना कि आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको इंटर मारना है, या आप यहाँ पर आ गए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देना है 14,000। बाकी ये सब इंटीग्रेटेड टैक्स आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं, अगर भर भी देते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको लेना बेस्ड ऑन वैल्यू। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ से बाहर निकल गया, और जो इसका इफ़ेक्ट है वो आपका वहाँ पर चला गया होगा। देखिए वो हमारा यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट आ चुका है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट का भी आपका इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। जब GSTR 1 में आते हैं तो यहाँ पे देखें आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइस में, यानी कि जो टेबल 6A है वो यहाँ पर इसका इफेक्ट आ चुका है। मिस मैच में भी हमारा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है GST से रिलेटेड, बुक राइटिंग, यानी कि बुक मेंटेन। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करें, जब तक कि आपका GST से संबंधित सारा एंट्री सही नहीं होगा तो फिर आपका रिटर्न भी सही नहीं जाएगा।
ओके तो सबसे पहला काम है कि आप बुक राइटिंग का काम आप सही से करें। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने जान लिया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको स्टार्ट टू एंड सारा वर्क जानना है तो वीडियो का अंत तक आप ज़रूर देखते रहें। देखिए अब हमें क्या करना है कि इसका रिटर्न फाइल करना है, और रिटर्न फाइल करने के लिए दो तरीका आपके सामने हैं, एक तो है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन भैया इतना काम करने का फ़ायदा क्या जब हमें ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन आपकी जानकारी के लिए है, कभी कभी क्या होता है जब ऑफलाइन यूटिलिटी के सहारा लेते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाया करती हैं, तो वो ऑनलाइन हम फिलअप कर लेते हैं, यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों से हमारा रिटर्न फाइल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑफलाइन GST R3B का रिटर्न आपको किस तरीके से फाइल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक्सपोर्ट रिटर्न। आपको क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फॉर्मेट में आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक दिया हुआ आपका एक्सेल और आपका दिया हुआ एक JSON। तो JSON तो बहुत सिंपल है क्योंकि GST के पोर्टल पे आपका JSON फाइल ही अपलोड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग JSON फाइल ही देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करने के बाद इंटर मार देना है। एक्सपोर्ट लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपका वही रहेगा जहाँ पर आपका टैली इंस्टॉल्ड किया हुआ। ओके हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आउटपुट फाइल नेम है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आप वही रहने दीजिए। ओके अब यहाँ पर ओपन एक्सपोर्टेड फाइल तो यस आपको कर देना है। जैसे ही आप जब इसे एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर आपका JSON फाइल यहाँ पे बन के आ चुका है। ओके ये तो एक बात हो गई। अब आपको क्या करना है, इसी फाइल को आपको GST के पोर्टल पे अपलोड कर देना है। ओके चलिए अब यहाँ पर एक और भी तरीका आपका दिया हुआ था, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट रिटर्न्स। ओके अब देखिए दूसरा यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक्सेल, तो हमने यहाँ पर एक्सेल ले लिया, बाकी सब कुछ आप वही रहने दें। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट फाइल नेम आपका नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। GST R3B एक्सेल यूटिलिटी, यहाँ पर वर्सन 4.0 और यहाँ पर उसका एक्सटेंशन दिया हुआ। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर अब इंटर मारेंगे देखिए हमारा ये आगे नहीं बढ़ रहा है। एक मैसेज यहाँ पर हमारे को लिख के ये आ रहा है, द GST R3B एक्सेल यूटिलिटी गिवन बाय द डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉपी द एक्सेल यूटिलिटी टू द एक्सपोर्ट लोकेशन। ओके देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो एक्सेल फाइल से जो आप JSON फाइल जो बनाना चाहते हो, इसके लिए आपको यूटिलिटी फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आपने डाउनलोड कर भी लिया तो वो उसको उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। ओके तो चलिए हम लोग इसको तेज़ी से करते हैं। तो इसके लिए आपको चले जाना है GST के पोर्टल पे। ओके GST के पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाउनलोड्स, आपको चले जाना है ऑफलाइन टूल्स। ऑफलाइन टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखें आपको दिख रहा होगा GST R3B ऑफलाइन यूटिलिटी। ओके इसमें जैसे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इसे वहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए मैं आपको तेज़ी से बताता हूँ कि इससे आपको किस तरीके से करना है। तो GST R3B एक्सेल यूटिलिटी ये देखिए यहाँ पर जिप फोल्डर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इसे अनजिप करना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट हियर, जैसे इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सेम फाइल आपको यहाँ पर इसके नीचे ये बन जाएगा। ओके अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो हमारा फाइल लोकेशन है ये हमारा डाउनलोड में है, तो यहाँ से भी काम नहीं चलेगा। अब आपको ये क्या करना है, इसी एक्सेल फाइल को यहाँ से कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद हमें कहाँ चले जाना है, जहाँ पर हमारा टैली इंस्टॉल्ड है। तो चलिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमारा शॉर्टकट बना हुआ है, तो इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी, फिर हमें चले जाना है ओपन फाइल लोकेशन। तो देखिए हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हमारा टैली है। चलिए हमने यहाँ पर कंट्रोल V मारा, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सेल का वो यूटिलिटी फाइल यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए अब वहाँ पर जो हमें जो प्रॉब्लम आ रहा था अब नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक्सपोर्ट रिटर्न्स, यहाँ पर फिर ले लिया हमने एक्सेल, सब कुछ वही रहने देते हैं, देन इंटर। देखिए एक्सेप्ट हो गया ना। देखिए ये हमारा फाइल क्या हो गया, जो GST R3B में जितने भी जो आइटम थे वो आपके यहाँ पर आ चुके हैं। आप इसको थ्रू आउट अब इसे रीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम इशू था आप इसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए दो तरीका है, आपको जो तरीका सूट करे आप इसको कर सकते हैं। ओके अब मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए ये फाइल को आप JSON फाइल कैसे बनाएंगे। आपको पहले क्या करना है, कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैक्रो हैव बीन डिसेबल। ओके तो आपको पहले क्या करना है, उसे एनेबल करना है। तो इस ऑप्शन में आपको चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको एनेबल दिस कंटेंट पे क्लिक कर देना, देन ओके। अब ये आप शीट पे काम कर सकते हैं।
तो आपको जो भी काम करना है इसके बाद, अगर आपको लग रहा है इसमें कोई छेड़छाड़ अगर आपको करना तो आप कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, देन जनरेट फाइल। देखिए अब ये क्या होगा, यहाँ पर मैसेज आ रहा है JSON फाइल हैज़ बीन जनरेटेड। ओके, और ये जो फाइल जो आपका सेव होता है वो डेस्कटॉप पर होता है। देखिए ये हमारा फाइल यहाँ पे आ चुका, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। या तो आप ये वाला फाइल या फिर जो आपने टैली से जो भी आपने डायरेक्ट जो आपने JSON फाइल बनाया है वो आपको GST के पोर्टल पे आपको जाके अपलोड कर देना है। जिस तरीके से आपने 3B के लिए किया उसी तरीके से आपको GSTR1 का भी करना है, लेकिन GSTR1 के लिए इसका प्रोसेस थोड़ा दूसरा है। तो चलिए हम लोग उस पर भी हम लोग तेज़ी से नज़र हम लोग डाल लेते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं GSTR1। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट GSTR1। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक्सेल के थ्रू अब इसे JSON फाइल में अब इसे कन्वर्ट करें। ओके, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक्सेल फाइल। फिर यहाँ पर फाइल नेम वही आप रहने दीजिए, और यहाँ पर जो कि आपको आउटपुट फाइल नेम है, जो लोकेशन है, आप उसको वही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन फाइल एक्सपोर्टेड। चलिए इसको हमने यस कर दिया। तो चलिए इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं, कंटिन्यू, और इससे हम लोग बंद कर लेते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसी फाइल को आपको अपलोड करना है। तो एक्सेल फाइल तो अपलोड होने वाला है नहीं, अब इसके लिए हमें फिर जाना पड़ेगा GST के पोर्टल पे। तो चलिए GST के पोर्टल पे हम लोग चले गए, उसी ऑप्शन में जाना है डाउनलोड्स ऑफलाइन टूल्स। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ पहला रिटर्न्स ऑफलाइन टूल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए GSTR2 एंड GSTR1 के लिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोसीड जब आप करेंगे तो वो फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये हमारा फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। जब फाइल आपका पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाए तो फिर उस सेटअप को हमें क्या करना है, अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है। अब इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा GST ऑफलाइन टूल। ओके, अब आपको इस पर 2 बार आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये जब इस नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपका फाइल क्या होगा, ये क्या होगा, ऑफलाइन टूल आपके PC में इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए यहाँ पर इस तरह का आपको शॉर्टकट यहाँ पर दिख जाएगा। अब हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। जब इस पर जब आप क्लिक करेंगे, न्यू में चले जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको GSTR1 या 2, ऑब्वियसली GSTR1 करना। अब यहाँ पे आपको अपना GST का नंबर यहाँ पर पुटअप करना है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ 18-19 के लिए। ओके, लास्ट क्वार्टर का हमें करना है, मैंने मार्च ले लिया। अब यहाँ पर नो कर देना है, देन प्रोसीड। आपको यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया इंपोर्ट एक्सेल, और यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन वाइज। तो हमें इस तरीके से नहीं जाना है, हमें किस तरीके से जाना है, टोटल फाइल एक ही बार, यानी कि ऑल सेक्शन इन वन गो। ओके, तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सेल पर आप क्लिक कीजिए, और जहाँ पर वो आपका फाइल था वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फाइल है GSTR1 का, इससे हमें ओपन कर लेना है। आर यू श्योर यू वांट टू सेव डाटा, तो यस। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रिटर्न डिटेल्स एडेड, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, व्यू समरी। जैसे हम लोग व्यू जब समरी करते हैं तो सारा हमारा डाटा यहाँ पर देखिए फिलअप हो चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, जनरेट फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिस पर जब क्लिक करेंगे हम लोग इसे सेव कहाँ कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे। चलिए अब हमें क्या करना है, GST के पोर्टल पे सीधा जाना है, अपने यूज़र ID और पासवर्ड से आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं तेज़ी से। हमें चले जाना है रिटर्न डैशबोर्ड। फिर यहाँ पर से आपको फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर से अगर मंथली है तो आप मंथ वाइज करेंगे, अगर क्वार्टरली है तो फिर अगर लास्ट क्वार्टर है तो मार्च आपको सेलेक्ट करना। ओके, देन सर्च। आपको यहाँ पर दिख रहा है GSTR1, यहाँ पर ऑनलाइन दिया हुआ है और ऑफलाइन दिया हुआ। ओके, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, चूज़ फाइल। आपको यहाँ पर से वो फाइल को क्या करना है, चूज़ कर लेना, जहाँ पर आपने फाइल को सेव कर रखा है।
ओके जब इस फाइल को जब आप पर अपलोड जब आप कर लेंगे तो उसके बाद 15 मिनट के बाद उसका ऑटोमेटिक तरीके से आपको GSTR1 के जितने भी बॉक्सेस हैं जब आप ऑनलाइन पे जब आप जाएंगे तो उसका इफेक्ट वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके तो चलिए हम लोग वहाँ पे चलते, जैसे मान के चलें कि आपने फाइल को अपलोड कर लिया, 15 मिनट के बाद उसका इफेक्ट आपको वहाँ पर अवश्य दिखेगा। तो हम लोग चले जाते हैं रिटर्न्स में, दोबारा आपको यहाँ पर आना है, जो जैसा कि मैंने कहा 15 से 20 मिनट के बाद अब आपको चले जाना ऑनलाइन में। अब आपको ऑफलाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, चले आना है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आने के बाद जिसको जिस बॉक्स में जाना था वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब जैसे कि ऑनलाइन आपको अब क्या क्या आपको भरना पड़ सकता है ऑफलाइन के अलावा, जैसे कि यहाँ नीचे आपका दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स इशूड, वो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जो कि आपका इनवॉइस का नंबर है, ऐड पर आप क्लिक करेंगे, कितना से कितना नंबर है, कितना टोटल नंबर हुआ, कैंसिल कितना हुआ, ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिवाइज इनवॉइस, रिसीट वाउचर, अगर आपने इस तरह का डॉक्यूमेंट इशू किया है तो वह नंबर भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके इतना सारा काम कर लेने के बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करना है, देन आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो जैसे आपने GSTR1 का किया ठीक उसी तरीके से आपको GSTR3B का भी रिटर्न फाइल करना है। अब GSTR3B के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान के चले कि मैं 19-20 में आ गया, मुझे अप्रैल का मुझे करना सर्च, जैसे यहाँ से आपसे पूछेगा प्रेफर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो हम चले जाते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में जाने के बाद बस वही जैसा कि आपने GSTR1 के लिए फाइल को अपलोड किया था उसी तरीके से GSTR3B का आपको फाइल यहाँ पर से अपलोड कर लेना। फिर 15 से 20 मिनट के बाद आपको अगेन आपको GSTR3B में आपको चले जाना है। यहाँ पे फिर आपको दोबारा आने के बाद ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपसे कुछ इस तरीके का यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें आपको जिस बॉक्स की आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आपको यस करना है, बाकी सब में नो कर देना है। जैसे कि आपका पहला वाला नो रहेगा, नील रिटर्न नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई है तो ये यस रहेगा। आपने कोई वही माल इंटरस्टेड अगर किसी अनरजिस्टर्ड को माल बेचा है तो आपको अगर यस करना है, अदर देन नो करना है। यहाँ पर ITC लेना है तो यस करना है। यहाँ पर नील रिटर्न नहीं है तो इसे नो करना है, इसे नो करना है, देन इसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ा जाना है। उसके बाद यही 2 बॉक्स आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर आपका वो आपको फिलअप मिलेगा। बस उसके आगे आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड टू पेमेंट जब आप क्लिक करते हो, अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो फिर आपको उसका ऑनलाइन GST के पोर्टल के थ्रू उसका टैक्स भी आपको जमा करना होता है, तभी वो आपकी लायबिलिटी वो आपके ऑफसेट हो सकती है। ओके अब ये क्वेश्चन ये भी होता है कि पहले 3B फाइल करना है या पहले 1 को फाइल करना है। आप GST3B को पहले भी फाइल कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो ड्यू डेट से पहले। ओके तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले 3B फाइल होगा तभी GSTR1 फाइल होगा। क्यों? क्योंकि 3B और 1 दोनों आपका मैच करना चाहिए, क्योंकि जो 3B में डाटा होता है वही आपका डाटा GSTR1 में भी जाता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले कौन सा रिटर्न फाइल होगा, लेकिन मेरे अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले आप GSTR3B का रिटर्न फाइल करो, फिर उसके बाद आप GSTR1 का रिटर्न फाइल करो। इससे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।